हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में संपूर्ण पर्यावरण को कवर किया जाएगा, जो कि एक क्लास ही रहेगी। उसी के अंतर्गत आपके पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी, पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण के प्रमुख संगठक, पर्यावरण की विशेषताएं, पर्यावरण से संबंधित अधिनियम, पर्यावरण से संबंधित संगठन एवं संस्थान के बारे में, और साथ ही साथ पर्यावरण से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में विस्तृत में परिचर्चा की जाएगी। तो आप इस क्लास में बने रहें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण के संदर्भ में अलग अलग बताया गया है कि सामान्य परिचय, फिर आपका पर्यावरण के प्रकार, संगठक, मुख्य विशेषताएं, पर्यावरण से संबंधित अधिनियम और पर्यावरण से संबंधित विभिन्न संगठन के संदर्भ में। एक सामान्य परिचय को देखा जाए तो आखिर पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की उत्पत्ति कैसे होती है और ये किस तरीके की प्रक्रिया होती है। तो सौरमंडल के कुछ ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा इकलौता ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। इसका कारण यहाँ का एक पर्यावरण है। पर्यावरण क्या है, जैसे कि पर्यावरण क्या है इसके संदर्भ में आता है तो कई विवेचनाएं उभर के आती हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता है तो अपने भिन्न भिन्न तरीकों से इन प्रक्रियाओं के बारे में बताता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो भौतिक वैज्ञानिक जो होता है वह भौतिक पर्यावरण के रूप में उल्लेखित करता है। जैव वैज्ञानिक जो होता है जैविक पर्यावरण के रूप में उल्लेखित करता है। जैव मंडल के जीवित जीवों को सम्मिलित करता है। और वहीं जैसे सामाजिक वैज्ञानिक जो रहते हैं वह सामाजिक, आर्थिक, संगठनात्मक पर्यावरण के रूप में इसे परिभाषित करते हैं। तो ये विभिन्न तरीके से अपनी अलग अलग विचारधाराओं को देता है। तो ये पर्यावरण के संदर्भ में आता है। अब आता है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में देखा जाए तो पर्यावरण की उत्पत्ति किससे हुई। पर्यावरण की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायर शब्द ENVIRONNER शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना। तो ये पर्यावरण के संदर्भ में आता है और यह है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार इसमें किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतरक्रिया को इसमें सम्मिलित किया गया है। कौन सा अधिनियम? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार। चलिए, तो पर्यावरण की परिभाषा को जानते हैं कि पर्यावरण की परिभाषा किस तरीके से होती है। पर्यावरण जो होता है वह प्रत्येक जीव अपनी विशिष्ट परिवेश में रहता है। जैसे कि कोई भी जीव होता है उसका एक परिवेश है, उस परिवेश में उसी का वह जैसे जीव और उसका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करता है। मतलब कि जो भी व्यक्ति जहाँ रहता है उसका परिवेश, मतलब कि ये कहते हैं ना कि पढ़ाई के लिए एनवायरनमेंट होना चाहिए। इस तरीके की एक संकल्पना को लेके चलते हैं कि अगर पढ़ाई करनी है तो एक उस एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, या फिर कोई भी काम उस तरीके का करना है तो उसी तरीके के एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। तो ये चीज़ें मेल खाती हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो प्रत्येक जीव अपने एक विशिष्ट परिवेश में रहता है। तो वो उसका एक जैसे आप स्टडी कर रहे हैं तो आप एक रूम में रह के स्टडी कर रहे होंगे या फिर लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करते हैं, तो वो एक एनवायरनमेंट बना हुआ है। वह एनवायरनमेंट जो होता है वो एक दूसरे को प्रभावित करता है। मतलब कि जो अगर लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हैं, रूम में आप अपनी स्टडी टेबल के सामने बैठे हुए हैं, उस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट आपको खुद को उस पर इफ़ेक्ट डालता है और इस तरीके की ये समामिलित रूप में होता है। उसी तरीके से जीव और उसका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करता है और किसी जीव या जीवों का यही परिवेश जो होता है वह पर्यावरण कहलाता है। तो यह पर्यावरण के संदर्भ में होता है। अब आता है कि जो जंतु होते हैं, वनस्पति, सूक्ष्म जीव और जीव जो होते हैं वह चारों तरफ से इनके जो चारों तरफ जो एक आवरण उपस्थित होता है उसे पर्यावरण कहा जाता है। तो ये पर्यावरण की भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषाओं के तौर पर समझा। अब आता है कि पर्यावरण के प्रकार के बारे में कि आखिर पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। पर्यावरण के प्रकार को देखा जाए तो पर्यावरण आमतौर पर दो तरीके के होता है। एक तो होता है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा होता है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में प्राकृतिक परिवेश होते हैं जैसे कि भूमि, जल, वायु, पादप, जीव जंतुओं को मिलाकर एक बनावरण जो बनता है वह प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत आता है, जिसे प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल जो होते हैं वह प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं।
अब आता है मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण एक ऐसा पर्यावरण होता है जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, जिसका मनुष्य जो होता है वह अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं के अनुसार उसको ध्यान में रखते हुए उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है। जैसे कि फसल उत्पादन, वाणिज्यिक व्यापारिक संकुल, औद्योगिक संकुल और परिवहन संकुल इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? पर्यावरण दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक पर्यावरण, एक मानव निर्मित पर्यावरण। जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण प्राकृतिक परिवेश पर निर्भर करता है और मानव निर्मित पर्यावरण मानव निर्मित होता है। इसके प्राकृतिक पर्यावरण के उद्देश्य जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल आते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे जो आपका मानव निर्मित पर्यावरण है वह उसके अंतर्गत फसल उत्पादन, वाणिज्यिक व्यापारिक संकुल, औद्योगिक संकुल और परिवहन संकुल इसके अंतर्गत आता है। अब आता है द्वितीय पर्यावरण के संगठक के बारे में, कि पर्यावरण के संगठक के संदर्भ में समझें कि पर्यावरण के संगठक भी होते हैं, वह 3 प्रकार से होते हैं। अब किस प्रकार के? जैसे पहला आता है भौतिक या अजैविक संगठन। भौतिक या अजैविक संगठक आते हैं। दूसरे के अंतर्गत आता है आपका जैविक संगठक और तीसरा आता है आपका ऊर्जा संगठक। अब भौतिक संगठक क्या होते हैं? भौतिक संगठक के अंतर्गत आपकी आती है स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, जल मंडल, मतलब कि ये सभी आपके आते हैं। जैसे कि मृदा, वायु और जल संगठक का होना, ये सभी भौतिक या अजैविक संगठक के अंतर्गत आते हैं। इनमें तीनों भौतिक संगठक पारितंत्र के कुछ उपतंत्र भी होते हैं। जैसे भौतिक वातावरण में वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसे कारकों से ये बना होता है। और ये जो अजैविक कारक होते हैं वह जीवों की सफलता का भी निर्धारण करते हैं। उनकी बनावट, जीवन चक्र, शरीर क्रिया, विज्ञान तथा उनके प्रभाव पर एक व्यवहार पर एक असर डालते हैं और जीवों के विकास एवं प्रजनन पर जैविक कारकों पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। तो ये भौतिक या अजैविक कारक होते हैं। अब आते हैं आपके जैविक संगठक। जैविक संगठक जो होते हैं वह पर्यावरण के लिए निम्न तरीके से होते हैं, जैसे कि पादप, जीव, सूक्ष्म जीव, मनुष्य समेत सभी इसमें शामिल होते हैं। जैसे कि पादपों के संदर्भ में देखा जाए तो पादप जैविक संगठनों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं वह जैविक पदार्थों का ही निर्माण करते हैं। जैसे कि पौधे जो होते हैं वह स्वयं इसका उपभोग करते हैं। साथ ही मानव सहित कुछ जंतु और सूक्ष्म जीव होते हैं जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इन पौधों पर निर्भर करते हैं। और जीव के संदर्भ में देखा जाए तो ये स्वपोषित और परपोषित दोनों तरीके होते हैं। और जो आपके पादप होते हैं तो वो होते हैं आपके स्वपोषित तरीके से होते हैं। और ये जो जीव हैं वह स्वपोषित परपोषित दोनों हैं। और इसमें कुछ जीव जो होते हैं वह परपोषित होते हैं। जैसे स्वपोषित जीव के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि जो अपना आहार का स्वयं निर्माण करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया हुआ। ये सभी जो होते हैं वह आपके अपने आहार का स्वयं निर्माण करते हैं। जैसे मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संभोजी। मृतजीवी में जैसे कि जो मृत पौधों और जीवों से घुलित रूप में कार्बनिक यौगिक प्राप्त करते हैं। परजीवी के अंतर्गत वे जो कि अपने आहार हेतु अन्य जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं। प्राणी संभोजी जो कि जंतु को अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, जिसमें सभी बड़े जंतु इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे हाथी, गाय, बैल, ऊँट आदि इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो जीव जो होते हैं 3 तरीके के आते हैं, जैसे मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संभोजी। फिर आता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह एक डीकम्पोजिकर या फिर वियोजक का जिन्हें कहा जाता है। ये मृत पौधों, जंतुओं और जैविक पदार्थों को जो सड़ा गला पदार्थ होता है उससे वियोजित करते हैं और इसी प्रक्रिया में अपने आहार भी उसी में ग्रहण करते हैं। और अगर देखा जाए तो ये हरे पौधों हेतु इन्हें पुनः उपलब्ध भी कराते हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। और इनके अंतर्गत आती है जैसे बैक्टीरिया हुआ और कवक हुआ, तो ये आपके सूक्ष्म जीव के अंतर्गत एक जैविक संगठन के तौर पर आते हैं। अब आता है ऊर्जा संगठक, जो कि इसका तीसरा उपप्रकार है। तीसरा प्रकार के अंतर्गत आता है जो कि सौर्य की ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा इसके अंतर्गत शामिल होती है। अब सौर्य की ऊर्जा में कैसे कि सौर प्रकाश होना, सौर विकिरण होना और उसके विभिन्न पक्षों को इसमें शामिल करते हैं। जैसे कि सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है जो बुद्धि चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है और इसे विद्युत चुंबकीय तरंगों की विकिरण भी कहा जाता है। और सूर्य के जो बाह्य सतह की अत्यंत तापदीप्त जैसे नीचे से गर्म होने का ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, वह एक फोटोन होता है जिसमें पृथ्वी पर प्राप्त सौर ऊर्जा को सौर ताप और सौर विकिरण कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत आता है
सूर्य की यह ऊर्जा पृथ्वी के तापमान में एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर कार्य करती है और यह पृथ्वी के सभी जीवों के क्रियाकलाप एवं भौतिक पर्यावरण को भी प्रभावित करती है। तो यह ऊर्जा संगठक के तौर पर आता है, जिसमें ऊर्जा संगठक में प्रकाश हुआ, पौधों पर प्रकाश का प्रभाव, तो इस तरीके की ये प्रक्रिया इसमें देखने को मिलती है। अब आता है आपका पर्यावरण की मुख्य विशेषताओं के बारे में। पर्यावरण की मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में समझा जाए तो पहला आता है कि जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को ही पर्यावरण कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा आती है कि अजैविक विविधता, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। तीसरी विशेषता आती है कि पर्यावरण में समय एवं स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। चौथी आती है कि पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है और जो विभिन्न जलवायु एवं विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पांचवी परिभाषा आती है कि पर्यावरण जैविक और अजैविक पदार्थों के व्यवहारिक संबंध पर आधारित होता है। छठी परिभाषा आती है कि पर्यावरण की कार्यवाही ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। सातवां आता है कि पर्यावरण को सामान्यतः पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर रहता है। तो ये पर्यावरण की विभिन्न विशेषताएं हैं जो कि इन विभिन्न तत्वों एवं इनके आवरण में को समाहित करती हैं। अब आता है पर्यावरण से संबंधित कुछ संरक्षण अधिनियम के बारे में, जिसमें पहला अधिनियम आता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या एनजीटी के बारे में। एनजीटी जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है, इसके संदर्भ में देखा जाए तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार के द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई? 18 अक्टूबर 2010 को। नेक्स्ट आता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जो कि ऐसे संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 में स्टॉकहोम के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में पारित किया गया था, जिसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया हुआ था। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संदर्भ में है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थान के बारे में। पहला आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 1972 में और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। दूसरा आता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में नागपुर में। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के अधीन यह कार्य करता है। इसका उद्देश्य वाटर सप्लाई, सीवेज सप्लाई, औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए होता है। इसमें 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं होती हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद आती हैं, जो कि 5 प्रमुख क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं इसके अंतर्गत कार्य करती हैं। तो इसका नीरी जिसे कहा जाता है, इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में। इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका आता है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण के बारे में। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण का पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है, जिसे NEAA कहा जाता है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई थी। यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन एवं प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करता है। नेक्स्ट आता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसकी स्थापना 17 मार्च 1951 को हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका मुख्य कार्य पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार में अध्ययन करना होता है। नेक्स्ट आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कहा जाता है, इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है और इसका संबंध मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रबंधन से होता है। अब आता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल के बारे में, जो कि गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। अब नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र एक एजेंसी है जो पर्यावरणीय निरीक्षण और परिरक्षण के लिए अंतर सरकारी तरीकों के लिए समन्वय के लिए उत्तरदायी होती है। यह प्रमुख पर्यावरण का प्रमुख कार्यक्रम है। अब आता है IUCN के बारे में, जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या IUCN कहा जाता है। यह विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में की गई और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है।
यह पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित मुद्दों को देखता है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के बारे में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका गठन 1961 में स्विट्जरलैंड के मोर्जेस में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, जो विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है, जो पर्यावरण के लिए संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। अब आपका यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है। अब कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न आता है, इसके अंतर्गत आता है, पहला इसमें कथन है कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। दूसरा कथन आता है कि यह पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर रहते हैं। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत आपका केवल एक कथन सत्य है, क्योंकि यह जैव और अजैव घटकों का एक सम्मिश्रण होता है और ये पर्यावरण के घटक सदैव अस्थिर रहते हैं, मतलब कि ये सदैव स्थिर नहीं रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन दिया गया है कि पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, लेकिन इसका रूप परिवर्तित होता है। और दूसरा कथन आता है कि जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण केवल जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न गैसों के विसर्जन द्वारा होता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका जो उत्तर है ऑप्शन ए है, क्योंकि इसमें केवल एक कथन ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन दिया गया है कि वे दृश्य स्पेक्ट्रम जिनका तरंग दैर्घ्य 400 से 700 nm होता है, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। दूसरा आता है कि पराबैंगनी विकिरणों में अल्ट्रावायलेट ए, बी, सी से ज़्यादा हानिकारक होती है। क्षोभमंडल में अवस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण होता है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें वे दृश्य स्पेक्ट्रम जिनकी तरंगदैर्घ्य 400 से 700 nm होती है, वह प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाती है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी आएगा, तो केवल एक इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि निकेत में कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा आता है कि आवास में एक ही तरह की प्रजाति पाई जाती है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें ना तो आपका पहला कथन सत्य है और ना ही दूसरा कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी इसमें आएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन आता है कि एक आवास में कई निकेत होते हैं। दूसरा आता है कि आवास के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र स्थान का पता चलता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए आता है, ऑप्शन केवल एक, ऑप्शन बी में केवल दो, ऑप्शन सी में एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी में ना तो एक ना तो दो। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसमें पहला कथन सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि हरे पौधे और अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं और बेशर्त पोषित कहलाते हैं। दूसरा आता है कि सभी जीव अपना आहार तैयार नहीं कर पाते, इसलिए परपोषित के अंतर्गत ही वर्गीकृत किए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसके अंतर्गत जो आपका जो असत्य आता है वह ऑप्शन बी है, क्योंकि इसमें केवल दूसरा कथन जो है वह असत्य है, पहला सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि बायोम अजैविक और जैविक पर्यावरण है। दूसरा आता है कि अजैविक पर्यावरण स्थल, जल, वायु आदि से सम्मिलित है। तीसरा आता है कि जैविक पर्यावरण पादप, मनुष्य और मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण से संबंधित है। तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आपका पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन आता है कि प्रकाश पौधों और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। दूसरा आता है कि जलीय पौधे तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें पहला दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण से अभिप्राय है, तो आपको बताना है। ये आपके यूपीपीएससी में 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए आता है कि भूमि, जल, वायु, पौधों, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ऑप्शन बी आता है कि यह उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घिरे हुए होती है। ऑप्शन सी आता है कि भौतिकीय, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है। और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त सभी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन डी है, सभी सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि पौधे जैविक संगठनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। दूसरा आता है कि पौधे पर्यावरण के विभिन्न संगठनों में जैविक पदार्थों एवं पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित है किए जाते हैं। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी सड़कें, ऑप्शन डी खनिज। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा क्योंकि इसमें सड़कों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 14 नवंबर और ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो आपको बताना है ऑप्शन बी आएगा 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। ऑप्शन ए धारणीय विकास, ऑप्शन बी गरीबी कम करना, ऑप्शन सी वातानुकूलन, ऑप्शन डी कागज के थैलों का प्रयोग। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जिसमें ऑप्शन ए आता है कि शुद्ध व मिलावट रहित हो, ऑप्शन बी आता है प्रोटीन संबद्ध हो, ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऑप्शन डी आता है आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन सी होगा कि यह पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट आता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किस देश ने प्रारंभ की हुई है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इजिप्ट। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा कि ये ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पर हमारा ये सेशन फिनिश होता है जिसमें हमने कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व किया और इसके अंतर्गत इस श्रृंखला को भी फिनिश किया। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF प्राप्त होगी।